हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य की जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 3 है। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जीआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 3। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए देखते हैं क्लास 3। पिछली 2 क्लास है उनमें मैंने भूमिका करवाई थी। तो आज हम देखेंगे काल विभाग। तो आइए देखते हैं काल विभाग में शुक्ल जी ने क्या दिया गया है। तो देखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये कोटेशन दी गई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे ये स्टेटमेंट हर एक एग्ज़ाम में हमें दी जाती है और यह बताना होता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। तो फ्रेंड्स, ये कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो जो भी जनता की चित्तवृत्ति होती है उनका और परंपरा के साथ सामंजस्य या तालमेल बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। तो जो भी फ्रेंड्स जनता की चित्तवृत्ति होगी वह राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार ही होती है। आगे है, इस दृष्टि से हिंदी का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ है। आगे देखते हैं। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त करते हैं। तो शुक्ल जी ने जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको 4 काल में विभक्त किया गया है। आइए देखते हैं ये 4 काल कौन कौन से हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक। तो फ्रेंड्स, जब हम शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह संवत दिया है, क्योंकि शुक्ल जी सन में नहीं लिखते। अगर हमें इनका सन निकालना है तो हमें इसमें 1050 में 57 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा सन निकल कर आ जाएगा। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। फोर्थ है आधुनिक काल, गद्यकाल, संवत 1900 से लेकर 1984 तक। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने ये 4 काल बताए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये याद रखने हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और फोर्थ आधुनिक काल गद्यकाल। तो ये भी हमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं।
यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, जो ये काल है इनका नामकरण विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन कालों की रचनाओं का नामकरण विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही किया गया है, पर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उस काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। आगे देखते हैं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस की अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, जो भक्ति काल है और रीति काल को हम पढ़ेंगे तो हमें उनमें वीर रस की भी अनेक काव्य या रचनाएं मिलेंगी। जैसे वीर राजाओं की प्रशंसा वीरगाथा काल में हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि जो नामकरण शुक्ल जी ने रखा है उसमें और तरह की रचनाएं होती ही नहीं थी, और रचनाएं होती थी लेकिन वो कम होती थी, तो शुक्ल जी ने उनको फुटकल में रखा है। आगे देखते हैं। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की रचनाएं, ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो प्रत्येक काल में उस रचनाओं का वर्णन या किया जाएगा जो उक्त काल में विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। जैसे हमने पीछे बताया है कि वीरगाथा काल में और भी रचनाएं होती थी साथ साथ, लेकिन वो फुटकल में आती हैं। ये शुक्ल जी ने उनको फुटकल में रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये हमारे बहुत काम आएंगी। अगर किसी के पास ये बुक है तो वो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें, अगर नहीं है तो वो अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नेट हिंदी नेट JRF की तैयारी करवाएं, तो फ्रेंड्स, ये नेट JRF हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। पहले मैं ये जल्दी से आपको कवर करवाऊंगी, उसके बाद हम जो यूनिट वाइज है उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इससे हमारा एक तो पहले बेस बनेगा और जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सोल्व करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से नेट JRF पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।